नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाले सीरीज के अंतर्गत एक और नए कॉन्सेप्ट पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है राज्य की राजनीति। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न किसी देश के अंदर विभिन्न राज्यों की राजनीति किसके माध्यम से प्रभावित होती है और क्या कार्य इस राजनीति का होता है और एक्चुअल में इसका तात्पर्य क्या होता है, और इसको भी विभिन्न परिप्रेक्ष्य के माध्यम से देखने वाले हैं। अर्थात कि राज्य की राजनीति जो है, राज्य की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों की राजनीति, इन सभी पर हम पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये सेशन दोस्तों जिस किसी भी विद्यार्थी के सिलेबस में है वो इस सीरीज के माध्यम से, अर्थात कि हमारे इस वीडियो वाली सीरीज के माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है, चाहे फिर वो बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे बीए थर्ड सेमेस्टर का हो, चाहे एमए फर्स्ट ईयर या एमए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो। कंप्लीट अगर आपके इसमें सब्जेक्ट है ये वाला, तो आप कंप्लीटली हमारी सीरीज के माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट विजिट करना चाहिए। प्लेलिस्ट में आपको आपके जितने भी विषय हैं बीए से संबंधित, वो सारे विषय, लगभग सारे विषय हमारे द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट और नोट्स के साथ में आप लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखना चाहें तो मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं यूट्यूब पर मेरे फ्री कोर्सेज जो है, ये देखिए सभी फ्री कोर्सेज की ये लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की अलग अलग, ठीक है ना। बीए फर्स्ट ईयर में 28 सब्जेक्ट है जो डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बीए सेकंड ईयर में 22 सब्जेक्ट है और इसी प्रकार से बीए थर्ड ईयर में 21 सब्जेक्ट है। और प्रत्येक सब्जेक्ट की नोट्स जो है उसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करवाता हूं, जिससे आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। और किस तरह पढ़ाता हूं मैं आपको यह भी दिखा दूंगा। अगर नए स्टूडेंट हैं तो जो पुराने हैं वो तो जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वो जानते भी अच्छी तरह से कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ाने की। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस पेड क्लासेस की तरह ही हो रही है, यहां पर है ना। ये सिलेबस है आपका, चैप्टर वाइज चैप्टर हमारी सभी क्लासेस चलती है। बीच में से हर किसी टॉपिक पर क्लास नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ दिया गया है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सेशन टॉपिक वाइज टॉपिक होते हैं। तो अभी तक हमारी फर्स्ट यूनिट के दोनों टॉपिक, तो सेकेंड यूनिट के ये तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। थर्ड यूनिट में भी दोस्तों हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, क्षेत्रीय पहचान अर्थात कि क्षेत्रवाद और जाति और सामुदायिक ध्रुवीकरण। तो उसी प्रकार से आज का हमारा सेशन होने जा रहा है यूनिट थर्ड का टॉपिक नंबर 3, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यकों की राजनीति जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने वाली राज्य की राजनीति, ये हमारे पूरे टॉपिक का नाम है। क्लियर है। उसी प्रकार से कल वाले सेशन में हम बात करेंगे कृषि राजनीति पर। क्लियर है। और इसी क्रम से यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है ये बचा हुआ है, जल्दी कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये देख लीजिए कि आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सेशन में हम देखेंगे इसका परिचय, किसकी, राज्य की राजनीति का परिचय, कि एक्चुअल में राज्य की राजनीति होती क्या है। सेकेंड कॉन्सेप्ट में इसकी परिभाषा को देखने वाले हैं, क्योंकि परिचय के साथ साथ परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2 विद्वानों की परिभाषा यहां देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में राज्य की राजनीति, तो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पर हम चर्चा करने वाले हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट में अर्थात कि पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, राज्य की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की क्या भूमिका है। पॉइंट नंबर 5 में हम सांप्रदायिकता को देखने वाले हैं। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 6 में अल्पसंख्यकों की राजनीति को देखने वाले हैं राज्य की राजनीति के अंतर्गत। क्लियर है। तो इन 6 पॉइंटों के माध्यम से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा। तो आइए एक एक करके इन सभी को हम डिकोड करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से अगर आपने सेशन को समझ लिया, समझ जाइए कि वो अपने आप आपके अंदर इनबिल्ड हो जाएगा, रटा सा जाएगा टॉपिक। तो रटने का प्रयास ना करते हुए सिर्फ समझने का प्रयास करें। नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अपनी शॉर्ट नोट यदि आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अन्यथा जो हमारी पीपीटी है, जो नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो खुद ही अपने आप में एक शॉर्ट नोट है और ऐसे की पॉइंटों का प्रयोग किया गया है नोट्स में, जिसके माध्यम से आप कम कंटेंट में अधिकतम डेटा को याद रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। परिचय की सबसे पहले बात कर लें, इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात कर लें, तो राज्य की राजनीति से तात्पर्य, अर्थात राज्य की राजनीति से तात्पर्य देश के किसी राज्य या क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों, शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया से है।
क्या कहा जा रहा है? किसी भी देश में राज्य या उस क्षेत्र में, या ऐसे समझिए कि किसी भी देश में उस किसी भी देश का जो राज्य या उसमें क्षेत्र, उस क्षेत्र में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां होती है, जो भी शासन होता है उस राज्य का, या उस राज्य में शासन के अंतर्गत जो निर्णय लेने की जो क्रियाएं होती है, वो सब के सब जो है राज्य की राजनीति कहलाती है। सिंपल शब्दों में और अगर मैं इसको समझाने का प्रयास करूं तो राज्य की राजनीति का मतलब क्या हुआ? किसी राज्य में होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया। समझ रहे ना? किसी राज्य या किसी क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया ही राज्य की राजनीति है, सिंपल शब्दों में। ये क्लियर है? तो देश की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राज्य की राजनीति की विशिष्टताएं विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकती है। अब यहां समझने का प्रयास कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। पहले पॉइंट में आपने क्या समझा कि राज्य की राजनीति का मतलब क्या हुआ? कि किसी भी राज्य में या क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया से इसका तात्पर्य है। दूसरे पॉइंट में आप समझ रहे हैं यहां पर कि जो राज्य की राजनीति है वो देश की शासन व्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि राज्य की राजनीति हर एक देश में एक जैसी होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों में अलग अलग राज्य की राजनीति हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है? उस देश की शासन व्यवस्था पर। जैसे कि भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? संघात्मक शासन प्रणाली है, तो यहां की राज्य की राजनीति अलग होगी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किसी अन्य देश की, जैसे कि स्विट्जरलैंड की बात कर ले, तो वहां पर क्या है? पूर्ण लोकतंत्र है, वहां की राज्यों की राजनीति अलग होगी। समझ पा रहे ना? ब्रिटेन की बात करेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली में आ जाएंगे तो वहां की राज्य की राजनीति अलग हो जाएगी। तो अलग अलग देशों में डिपेंड करता है कि किस देश की शासन प्रणाली कैसी है, तो ऐसी ही उस देश की राज्यों या उसके क्षेत्रों की राज्य की राजनीति होने वाली है। बात समझ आ रही ना? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि अमेरिका, तो अमेरिका जैसे संघीय प्रणाली वाले जो देश होते हैं, उन देशों में राज्य की राजनीति अलग अलग राज्यों के भीतर नीतियों और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यार देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो सभी देशों में लागू होगा, चाहे वो संघीय प्रणाली हो या एकात्मक प्रणाली हो। राज्य की जो राजनीति होगी वो शासन प्रणाली के आधार पर अलग अलग जरूर होगी, लेकिन उस क्षेत्र या उस राज्य की राजनीति उस क्षेत्र में जो भी नीतियां बनेगी या उसमें जो शासन संचालित होगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्यों निभाएगी? क्योंकि राज्य की राजनीति के अनुसार ही उस राज्य के नियम कानून लागू होंगे या बनेंगे। बात समझ आ रही ना? तो इसी प्रकार से हम इसका एक अन्य उदाहरण ले सकते हैं, जैसे फ्रांस जैसी शासन प्रणाली का। फ्रांस में चूंकि एकात्मक शासन प्रणाली है, तो एकात्मक शासन प्रणाली में उपराष्ट्रीय शासन में कम स्वायत्तता या अधिकार हो सकते हैं। जैसे कि जहां पर भी एकात्मक शासन प्रणाली होती है, इसका मतलब क्या होता है एकात्मक शासन प्रणाली का? कि वहां की संपूर्ण शक्तियां, या ऐसा कह सकते हैं अधिकतम शक्तियां, उस देश में अधिकतम शक्तियां जो होती है वो केंद्र सरकार के हाथों में होती है। राज्य या क्षेत्रीय सरकार जो होती है उनके पास शक्तियां बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो जब उस क्षेत्र या राज्यों की सरकार के पास में कम शक्तियां होगी, तो इसका मतलब यही तो आ रहा है कि फ्रांस जैसे जो एकात्मक देश होते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली वाले जो देश होते हैं, उन क्षेत्रों या राज्यों में कम स्वायत्ता उन क्षेत्र या राज्यों को कितनी स्वायत्ता मिलेगी? स्वायत्ता दैट मींस स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? कम मिलेगी, ठीक है। अधिकार भी कम मिलेंगे उनको। तो ये किससे प्रभावित होगा भाई? किसी देश की शासन प्रणाली से उस राज्य की राजनीति प्रभावित होती है। ये बात हमें यहां से समझ आती है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें यह समझ में आता है इतना कि राज्य की राजनीति कुछ और नहीं बल्कि किसी भी देश के राज्य या उस क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों से इसका मतलब लगाया जाता है। हर एक देश के राज्य की राजनीतियां अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल हमने अमेरिका और फ्रांस का देखा है, क्लियर है? बस इतना आप इसके परिचय के अंतर्गत याद रख लीजिए, आपका काम शानदार तरीके से बनेगा। और जब अगर आप इसका मतलब समझ पाए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो समझ पाए ना, तो जब आप इसको एग्जाम में लिखने बैठोगे ना, तो जितना चाहे उतना आप लिख सकते हो। समझने की आवश्यकता है। परिभाषा देख ले, थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं। परिभाषाओं में कुछ रटने या समझने जैसी स्थिति नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। रजनी कोठारी ने एक परिभाषा दी है राज्य की राजनीति की, और परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा है कि भारत में राज्य की राजनीति को समायोजन की राजनीति बताया है। किसकी? समायोजन की राजनीति बताया है। किसने? रजनी कोठारी ने। बस आप ये लाइन याद रख लीजिएगा, समायोजन की राजनीति। किसने कहा है समायोजन की राजनीति?
रजनी कोठारी ने। इसका मतलब क्या होता है? तो समायोजन की राजनीति का मतलब यह होता है कि भारत में जितने भी हित समूह हैं उन सभी के बीच में गठबंधन होना चाहिए या उनके बीच में बातचीत होना चाहिए और इस आधार पर उस राज्य की जो शासन प्रणाली है वो संचालित होना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो जैसे कि अलग अलग जो पार्टियां होती हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनके बीच में अच्छी बातचीत हो, उनके बीच में अच्छा गठबंधन होना चाहिए ताकि अधिकतम रूप से वहां विरोध ना हो, सब मिलजुल करके काम करे। सिंपल शब्दों में सब मिलजुल करके काम करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं समायोजन की राजनीति। उसी प्रकार से एक परिभाषा दी गई यहां पर विद्युत चक्रवर्ती साहब के द्वारा। विद्युत चक्रवर्ती, राजनीतिक वैज्ञानिक विद्युत चक्रवर्ती ने क्या कहा? भारत में राज्य की राजनीति को जाति आधारित राजनीति से प्रभावित बताया है। इन्होंने भारत में जो राज्य की जो राजनीति होती है वो किससे प्रभावित है? जाति आधारित राजनीति से प्रभावित है। और ये जाति आधारित राजनीति क्या होती है? तो कल वाले टॉपिक में हमने बहुत अच्छे समझा था, है ना। जाति आधारित राजनीति, सामुदायिक आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति, ये सब कल वाले टॉपिक में हमने पूरे डिटेल में समझ चुके थे हम लोग, ठीक है ना। तो आज एक्स्ट्रा बात तो नहीं करेंगे। तो विद्युत चक्रवर्ती साहब ने स्पष्ट रूप से भारत में जितने भी राज्य है और उनमें जो राजनीति होती है वो उस राज्य में की जो विशेष जाति है उस पर आधारित राजनीति बताया है। उन्होंने राज्य स्तर पर चुनावी राजनीति में प्रमुख निर्धारक के रूप में जाति की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने समझाने का प्रयास कहा है या उनका कहने का प्रयास ये रहा है कि राज्यों में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव उस राज्य में रहने वाली बहुसंख्यक जाति से प्रभावित होते हैं और वहां की राजनीतिक पार्टियां भी उन्हीं को सपोर्ट करती है, उन पर आधारित होकर के ही चलती है। और ये आधारित होने की बात उन्होंने पहले ही कह दी थी। क्लियर हुआ है? तो ये दो परिभाषाएं मात्र आप लोग समझ लीजिए, इतने में आपका मस्त काम बन जाएगा। अगला पॉइंट है भारत में राज्य की राजनीति। तो आइए कुछ कॉन्सेप्टों के माध्यम से हम इसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे, कॉन्सेप्ट आपके पास अधिकतम हो जाए। पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहा हूं मैं, बिल्कुल जल्दबाजी भी नहीं कर रहा हूं और डिले भी नहीं कर रहा हूं ताकि क्लास आपकी जरूरत से ज्यादा लंबी भी नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कहा गया, भारत में राज्य की राजनीति का तात्पर्य राजनीतिक गतिशीलता, शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। ये तो आप समझ चुके हैं। जो देश में अलग अलग राज्यों के स्तर पर होती है ना, देश में अलग अलग राज्यों के स्तर पर होती है। भाई किस राज्य का स्तर क्या है उसके हिसाब से उस राज्य में राजनीति होगी, ठीक है। भारत एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य का मतलब क्या होता है कि सभी राज्य जो है केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, उसके अधीन होते हैं। मतलब कोई भी राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता सरकार से या देश से, उसको हम संघीय व्यवस्था कहेंगे। सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं मैं खाली, ठीक है। तो भारत एक कैसा राज्य है? संघीय राज्य है। इसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक की अपनी सरकार है। प्रत्येक की दैट मींस कि प्रत्येक राज्य की अपनी खुद की सरकार होती है, विधायिका होती है, कार्यकारी प्राधिकरण भी होते हैं। यहां भारत में राज्य की राजनीति के कुछ पहलू हैं जिनके माध्यम से ही हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कवर होने वाला है। कौन कौन से पहलू हैं? तो सबसे पहले तो हम राज्य सरकारों की, देखिए पहलू तो बहुत सारे 15-20 पहलू हो सकते हैं। किताब पढ़ोगे ना तो 20-25 पहलू आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में 20-25 तो लिखेंगे नहीं, तो पूरी कॉपी उनमें भर जाएगी। ऐसा भी नहीं है। हाँ याद, देखिए समझ होना चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए मैं आपको बता, देखिए यहां पर विशेष रूप से मैं आपको जो है ये 6 पहलू बताने वाला हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मात्र 6 पहलू है ये। हाँ, आपकी कॉपी में लिखने के लिए 5 पहलू पर्याप्त होते, 5 पहलू पर्याप्त होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एक और बता रहा हूं मैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको पढ़ने के बाद में इस पीडीएफ का रिवीजन लगाएंगे आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने के बाद में। समय है एग्जाम में तो कृपया करके अपनी पुस्तक को भी एक बार कष्ट दे दीजिएगा, उसको भी खोल करके एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। जो उसमें 15-20 पहलू बताए गए हैं उनको भी एक नजर में एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, उससे आपको डेटा बहुत सारा मिल जाएगा। एक बार पढ़ने से भी डेटा यहां स्टोर हो जाता है, एग्जाम में आवश्यकता होने पर वो डेटा अपने आप आपके अंदर से निकलने लगता है, ठीक है ना। तो प्रमुख पहलुओं में राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, राज्य चुनाव, क्षेत्रीय दल, संघीय संरचना और राज्य नीतियां, ये 6 पहलू हैं। एक एक करके इनको भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। कॉन्सेप्ट भरपल्ले दिए आपको, कंटेंट तो इतना मिलेगा दोस्त मेरे कि आपको किसी पुस्तक में भी झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समय कम है एग्जाम में तो, ठीक है ना। सिर्फ इस पीडीएफ का रिवीजन लगा करके ही आप 90+% प्राप्त करने की उम्मीद रख सकते हो, और एक पूरी ईमानदारी के साथ में अगर आपने मेरी क्लासेस ली है और ईमानदारी से नोट्स का रिवीजन लगाया है तो।
और ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं ना, ऐसा मत समझिए, मैं हवाबाजी करने जैसा मेरा स्वभाव ही नहीं है। आप देखते हैं अच्छे तरह, काफी लंबे समय से आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छे से समझते हैं कोई हवाबाजी मेरे द्वारा नहीं की जाती है। जो सत्य होता है मैं उसी का बखान करने वाला हूं, है ना। जो सही है मैं सिर्फ वही बताता हूं। पिछले 5 सालों का मेरा रिजल्ट भी रहा है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा रिजल्ट को अनाउंस कीजिए यहाँ चैनल पर, मैं नहीं लाना चाहता और लोगों की तरह या और चैनलों की तरह ना। ठीक है, जैसा चल रहा है बस चलने दीजिए। जब पढ़ोगे आप, एग्जाम देकर आओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि किस लेवल पर ये क्लासेस चल रही है, किस लेवल पर मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। क्योंकि एक क्लास का कंटेंट रेडी करने में मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं। आप खुद समझ सकते हो कि वो 4-5 घंटे में कहां पर देता हूँ, इसमें कहां से कैसे कैसे कंटेंट लेकर आता हूं। जो डिफिकल्ट होते हैं उनको कैसे इजी करना है, और दोनों लेवल का भी ध्यान रखना होता है कि जरूरत से ज्यादा भी इजी ना हो जाए। नहीं तो क्या होगा, कंटेंट अपना महत्व खो देगा, जो लैंग्वेज होती है वो अपना महत्व खो देगी और एग्जामिनर आपके नंबर क्रॉस कर देगा, काट देगा। ठीक है ना। तो किताबी लैंग्वेज वही रहेगी, लेकिन उसको मैंने थोड़ा आसान कर दिया है, आसान करने का प्रयास करता हूं। चलिए, एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, अब देखिए यार, इनमें ना कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। एक बार पढ़ूंगा आपको समझ आएगा, आप रिवीजन लगाएंगे ना, पूरा क्लियर होता चला जाएगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ इजी होता है। जैसे राज्य सरकार है, क्या आप नहीं जानते हो राज्य सरकार के बारे में? जानते हो ना अच्छे से भाई, 3rd ईयर में आ चुके हो, अब तक तो पॉलिटी पढ़ते पढ़ते आपको 3 साल हो चुके हैं। भारत में प्रत्येक राज्य की सरकार एक मुख्यमंत्री के अधीन होती है, ये भी आप समझते हैं। हर एक राज्य में, हर एक राज्य की एक सरकार होती है, और वो सरकार किसके अधीन होती है? मुख्यमंत्री के अधीन होती है। आमतौर पर राज्य विधानमंडल में बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है। जो मुख्यमंत्री होता है ना, कौन होता है मुख्यमंत्री? विधानमंडल में जैसे कि हमारे केंद्र में जब बात करते हैं तो केंद्र में विधानमंडल को क्या बोलते हैं? संसद। संसद में क्या बोलेंगे उसको? तो संसद में हम बोलेंगे उसको लोकसभा। ठीक है ना। विधान, देखिए केंद्र में 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से राज्य में भी 2 सदन होते हैं। एक विधानमंडल होता है लोकसभा के स्थान पर, और राज्यसभा के स्थान पर विधान परिषद होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि सभी राज्यों में विधान परिषद जरूरी नहीं कि हो। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ में नहीं है, लेकिन वो राज्य चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। तो बहुत सारे राज्य क्या है, अधिकतम राज्य एक ही सदन पर काम करते हैं। ठीक है ना। तो जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल का मुखिया होता है, सब समझ लीजिए आप, विधानमंडल का बड़ा नेता होता है। राज्य सरकारें संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए जिम्मेदार होती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो जो राज्य सरकार होती है ना, वो किस पर कानून बना सकती है? तो संविधान में जो सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां दी गई है। उनमें से राज्य सूची में जितने विषय दिए गए हैं, उन सभी विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। क्लियर है। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं, उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, उनके लिए जिम्मेदार है। इनमें से कुछ विषय हैं जैसे कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्थानीय शासन से संबंधित, ये प्रमुख विषय है उस सूची के। क्लियर। तो ये राज्य सरकार के बारे में छोटी सी बात आपको याद रखनी है। मुख्यमंत्री, उसको विधानमंडल का प्रमुख नेता होना। ठीक है ना। संविधान की अनुसूचियां, 3 अनुसूचियां, उनमें से राज्य अनुसूची, जो राज्य सूची होती है, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय शासन, उनसे संबंधित कानून बनाना राज्य सरकार का काम होता है। दैट्स ऑल। राज्य विधानमंडल की बात कर ले, तो राज्य की राजनीति राज्य विधानमंडलों के इर्द गिर्द घूमती है। जी हाँ भाई, राज्य में जो राजनीति होती है ना, वो कहां से पैदा होती है भाई? विधानमंडल से ही होगी ना। जैसे अगर केंद्र सरकार की बात करेंगे तो कोई भी कानून आएगा कहां से आएगा? संसद से आएगा। उसी तरह से राज्यों में भी कोई राजनीति होती है, कोई प्रक्रिया होती है, राजनीतिक प्रक्रिया, तो वो कहां से आएगी? विधानमंडल से आएगी। तो विधानमंडल के इर्द गिर्द ही घूम रही है राज्य की राजनीति। तो राज्य की राजनीति ये एक सदनीय या द्विसदनीय निकाय होता है, या लगा दिया बीच में। ठीक है ना। एक सदनीय मतलब प्रत्येक राज्य में जरूरी नहीं है कि विधानमंडल के साथ विधान परिषद भी हो। बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानमंडल और कोई राज्य जो ऐसे हैं जो विधानमंडल अकेले एक सदन में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे राज्यों के लिए एक सदनीय शासन व्यवस्था, और कुछ ऐसे राज्य जहां पर दोनों सदन है, विधानमंडल भी और विधान परिषद भी, उनके लिए द्विसदनीय निकाय, जो राज्य के लिए विशिष्ट कानून और नीतियां बनाने का काम करते हैं। दैट्स ऑल, बस इतना। राज्य चुनाव की बात करें
तो राज्य की राजनीति विशेषता समय समय पर राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं। तो प्रत्येक राज्य में समय समय पर चुनाव होते हैं राज्य के स्तर पर, सिंपल शब्दों में, जहां मतदाता राज्य विधानमंडल के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये चुनाव राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की संरचना का निर्धारण करते हैं। सिंपल शब्द, सिंपल सा, राज्य में चुनाव होते हैं भाई, समय समय पर हर एक राज्य में चुनाव होते हैं। उस राज्य का जो मतदाता होता है वो विधानमंडल के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, और इस चुनाव से मुख्यमंत्री का भविष्य निर्धारित होता है कि भाई कौन मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा। बस इतना सा। अगले पॉइंटों की बात करें तो ये आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। जैसे क्षेत्रीय दल, प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय दल होते हैं, और वो जब क्षेत्रीय दल होंगे मतलब एक विशेष क्षेत्र से वो दल बने होंगे राजनीतिक दल, तो वो सबसे पहले किस पर फोकस करेंगे? उसी क्षेत्र के लोगों पर फोकस करेंगे, उस क्षेत्र की जो आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो कई राज्यों में प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं जो अपने संबंधित क्षेत्रों के हितों की वकालत करते हैं। ये पार्टियां अक्सर राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर मजबूत क्षेत्रीय पहचान वाले राज्यों में। मजबूत क्षेत्रीय पहचान वाले राज्यों में, तो मजबूत क्षेत्रीय पहचान का मतलब क्या हुआ कि उस क्षेत्र की कोई विशेष पहचान हो सकती है, जिससे हो सकता है कि उस क्षेत्र में एक विशेष धर्म का प्रभाव हो, या हो सकता है कि उस क्षेत्र में एक विशेष जाति का प्रभाव हो, ठीक है ना। तो उनको टारगेट करके वहां पर राजनीतिक दल बनता है, और वो उन्हीं को टारगेट, क्योंकि उनका वोट बैंक, उस राजनीतिक दल का वोट बैंक वही क्षेत्र होता है ना, और उस क्षेत्र की जो पहचान मतलब समझ रहे हैं ना आप, या तो सांप्रदायिक पहचान हो सकती है या जाति आधारित पहचान हो सकती है। तो उन लोगों को फोकस करके ही वहां पर जो घोषणाएं होती है, जो भी नीतियां होती है वो घोषित की जाती है उस राजनीतिक दल के माध्यम से, ठीक है ना। संघीय संरचना की बात कर ले, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो भारत की संघीय संरचना राज्यों को शासन से संबंधित मामलों में कुछ हद तक स्वायत्तता देती है। भारत सरकार मतलब संघीय संरचना जो है भारत सरकार की, वो, या ऐसे सिंपल शब्दों में कहें तो हमारा संविधान राज्यों को कुछ सुविधाएं देता है या कुछ स्वतंत्रताएं प्रोवाइड करता है। उनके पास अपने संविधान, कानून और प्रशासनिक तंत्र है, हालांकि उन्हें भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। तो उनके पास अपने संविधान मतलब ये मत समझ लीजिए कि उनका एक पृथक संविधान होगा, नहीं भाई। संविधान में उन राज्यों को विशेष प्रावधान, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, उनको विशेष स्थान दिया गया है, ठीक है ना। उनके अपने कानून होंगे, उनका प्रशासनिक तंत्र होगा, लेकिन फिर भी जो काम होगा वो संविधान के अंतर्गत होना चाहिए होगा। संविधान से बाहर जाकर के कोई राज्य अपना काम नहीं कर सकता। राज्य नीतियों की बात कर लेते हैं, स्टेट पॉलिसीज की बात कर ले, तो राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाती है, ठीक है ना। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण जैसे जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो इन 6 पॉइंटों के माध्यम से ये 6 पॉइंट आपको जो है आपके राज्य की राजनीति कवर करवा देते हैं, भारत में राज्य की राजनीति। इसके अलावा बहुत सारे पहलू है, याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, उनको पढ़िएगा जरूर एक बार। अगला बिंदु है आपका राज्य की राजनीति में धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, राज्यों में जो राजनीति होती है क्या उसमें धर्मनिरपेक्षता का कोई पुट होता है क्या? तो एग्जैक्टली होता है, क्योंकि हमारा जो भारत है, जो देश है, वो है ही सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही क्लियर कर देती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या होती है ये धर्मनिरपेक्षता? तो आइए जरा जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या पर। धर्मनिरपेक्षता कुछ और नहीं बल्कि एक सिद्धांत है। क्या है दोस्तों? एक सिद्धांत है जो राज्य से धर्म को अलग करने पर जोर देता है। मैं पूरा एक व्यवहारिक शब्दों में भी समझाऊंगा आप लोगों को, एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा, है ना। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं व्यवहारिक भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है जो राज्य से धर्म को अलग करने पर जोर देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में जब धार्मिक मामलों की बात आती है तो सरकार से तटस्थ रहने की अपेक्षा की जाती है। इसका मतलब यह है कि राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं ले सकता और व्यक्तियों या समूहों से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कहने का सिंपल सा अर्थ यह है, धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हमारे भारतीय संविधान ने अपनाया है, जो राज्य को और धर्म को अलग अलग करता है। कहने का मतलब यह है कि सरकार अर्थात कि राज्य जो है किसी भी धर्म को अपना नहीं सकता या अपना नहीं सकती।
कोई भी सरकार अपना नहीं सकती। मतलब कोई भी सरकार जो है ये नहीं कह सकती कि कोई फलाना धर्म जो है इस देश का धर्म है, प्रमुख धर्म है, बल्कि सरकार को चाहिए या राज्य को चाहिए कि वो सभी धर्मों का सम्मान करे, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ में भेदभाव ना करे। क्लियर है? तो इस प्रकार से सरकार और धर्म दोनों अलग अलग पृथक पृथक रहते हैं। राज्य या सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहने का प्रयास करती है। क्लियर? परिभाषा की जरा बात कर ले तो परिभाषा धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है जो राज्य से धर्म को अलग करने का आह्वान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि क्या सुनिश्चित करता है? कौन? धर्मनिरपेक्षता क्या सुनिश्चित करती है? सरकार और राजनीतिक निर्णय धार्मिक पूर्वाग्रह के बिना किए जाए। सरकार के जो भी निर्णय होते हैं वो धार्मिक पूर्वाग्रह के बिना किए जाने चाहिए। मतलब ये कि परंपरागत रूप से अगर किसी धर्म विशेष के माध्यम से कोई निर्णय होता आया है किसी विषय पर तो सरकार उसे नहीं अपनाए, बल्कि वो संविधान का पालन करते हुए संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लंघन ना करे और संविधान के अनुसार ही अपना निर्णय ले, किसी धर्म के आधार पर नहीं। यह धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों की समानता और सार्वजनिक मामलों में धार्मिक भेदभाव की अनुपस्थिति की वकालत करता। सभी धर्मों की समानता और सार्वजनिक मामले जहां पर भी होंगे वहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही कहता है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। क्लियर हुआ? चलिए अगले पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पहलू तो कुछ की एस्पेक्ट्स हैं उनको भी जरा देख लीजिएगा। इसका की एस्पेक्ट्स क्या है धर्मनिरपेक्षता का? सभी धार्मिक समूहों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जितने भी धार्मिक समूह है, धार्मिक व्यक्ति है, उन सभी के साथ में अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच में एक जैसा व्यवहार हो, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है कि सभी नागरिकों के लिए धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का जो है वो पालन करे, इसमें वो पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति, है ना, ये उसका मूल अधिकार भी है। इसके अलावा कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है, कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है, मतलब कोई भी धर्म राज्य धर्म नहीं हो सकता, बल्कि सभी धर्म राज्य धर्म है और सभी धर्म राज्य धर्म नहीं है। क्लियर? अगला है धार्मिक संस्थाओं को सरकार से अलग करना। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो सरकार से अलग होंगी। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यही बोलता है कि कोई भी धार्मिक संस्था सरकार के द्वारा नहीं चलाई जा सकती। ठीक है ना? तो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता क्लियर हो जाती है राज्य की राजनीति में। अगला पॉइंट है आपका सांप्रदायिकता। ये मेन कॉन्सेप्ट है आपके टॉपिक के, राज्य की राजनीति में सांप्रदायिकता। चलिए इस पर डिस्कस करें उससे पहले यार देखिए सब्जेक्ट की अभी इस विषय की क्लासेस थोड़ी सी डिले हो रही है किसी कारण से, और कारण आप भली बातें जानते हैं, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि अभी पिछले कुछ समय से मैं बहुत ज्यादा जो टाइम का जो इशू है ना बहुत ज्यादा बन चुका है और कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं 100% कोशिश करने के बाद ही आपके सामने आ पा रहा हूं, है ना। इतना आसान नहीं है दोस्त मेरे क्लास लेना, इतना आसान नहीं होता यार, क्योंकि पीपीटी में बहुत समय लगता है मुझे इसको क्रिएट करके बनाने में, तैयार करने में। ये सब करने के बाद में आपके सामने आ रहा हूं। मतलब एक सेशन आप जानते हैं ना कि पहले 4-4 सेशन पर डे आपको मिलते थे, वो तीनों ही ईयर के मिलते थे डेली, लेकिन किसी कारण से अभी सेशन नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, तो थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सारी क्लासेस मिलेगी। हाँ कोशिश है कि 7 जून को आप लोगों के पेपर होने वाले हैं स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के इस सब्जेक्ट के, तो कोशिश अपन यही करते हैं कि जो 2 यूनिट बची है उसमें से मैक्सिमम टॉपिक आपके 7 जून से पहले हो जाए, 6 जून से पहले हो जाए, ठीक है ना। कोशिश रहेगी मेरी, लेकिन थोड़ा सा ना आप लोगों से मोटिवेशन मुझे मिलता है, एग्जाम अभी आने वाले हैं तो आप लोगों का फोकस है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रमोट तो करो क्लासेस को यार। प्रमोट करने में कुछ नहीं जाता है, शेयर और लाइक करना होता है बस। और नए स्टूडेंट है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हो, तो फिर आप समझ सकते हो यार आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग और सब्सक्राइब तक नहीं करते हो आप लोग, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सांप्रदायिकता की। तो धर्मनिरपेक्षता को आपने समझा, अब बात करते हैं सांप्रदायिकता की। क्या होती है सांप्रदायिकता? तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं। सांप्रदायिकता शब्द का उपयोग व्यक्तियों या समूहों की राष्ट्रीय पहचान के साथ ही साथ
अन्य पहचानों जैसे धार्मिक और सांप्रदायिक पहचान के को प्राथमिकता देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, उसकी पहचान को प्राथमिकता देने के लिए सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये सांप्रदायिकता जो शब्द है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है। क्यों है? क्योंकि धर्म के आधार पर विभाजन को प्राथमिकता देता है। सांप्रदायिकता शब्द धर्म के आधार पर विभाजन को प्राथमिकता देता है। इस सांप्रदायिकता शब्द के कारण ही आज भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ है। अभी से 70 साल पहले भारत से पाकिस्तान का अलग होना भी सांप्रदायिकता शब्द ही प्रमुख जिम्मेदार रहा है उसके पीछे। ठीक है ना? तो सांप्रदायिकता अक्सर धार्मिक आधार पर विभाजन की ओर ले जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक तनाव होता है, संघर्ष होता है और हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। तो कुल मिलाकर के सांप्रदायिकता शब्द क्या है? सांप्रदायिकता शब्द किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की पहचान है और ये एक ऐसी पहचान है जो समाज में तनाव, संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा देती है। सांप्रदायिकता कई प्रकार से प्रकट हो सकती है। सांप्रदायिकता कई प्रकार से प्रकट हो सकती है, जिसमें धार्मिक अतिवाद किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य में, किसी देश में धर्म अति पर है या धर्म को या धार्मिक जो रूढ़िवादिता है उसको लोगों ने सिरोधार्य कर रखा है, अधिकतम रूप से अपना रखा है। सांप्रदायिक हिंसा की बात कर लीजिए, सांप्रदायिक हिंसा के रूप में भी सांप्रदायिकता आपको नजर आएगी। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग करना भी क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता ही हो जाएगा ना। तो धार्मिक आबादी वाले देशों में यह सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का स्रोत हो सकता है। ठीक है ना? धार्मिक आबादी वाले देश विश्व में कई सारे देश इसका एग्जाम्पल है, जिन देशों में किसी विशेष धर्म की आबादी वाले लोग रहते हो। क्लियर है? चलिए परिभाषा की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सांप्रदायिकता लोगों को मुख्य रूप से अपने धार्मिक या जातीय समुदाय के साथ जोड़ने और दूसरे के मुकाबले अपने समूह के हितों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। सिंपल है। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता भाई कि एक संप्रदाय के लोगों को एकजुट करने और दूसरे संप्रदाय के लोगों से उसे अलग करने को बढ़ावा देती है। बस इतना सा ही, यही परिभाषा का मतलब हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, कुछ की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। क्या क्या की एस्पेक्ट? ये की एस्पेक्ट वाले जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन का पॉइंट मत समझिए इसको। आप चाहे ना तो एक एक पेज, एक एक लाइन पर लिख सकते हैं, है ना। ये की वर्ड है, की एस्पेक्ट है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अपने आप में गागर में सागर जिसे बोलते हैं ना, वही है ये सब कुछ। तो किसी के अपने धार्मिक या संप्रदाय समूह को दूसरों पर प्राथमिकता देना, क्या है इसका की एस्पेक्ट सांप्रदायिकता का? कि किसी के अपने धार्मिक या सांप्रदायिक समूह को, या ऐसा समझिए कि अपने धार्मिक समूह को, अपने सांप्रदायिक समूह को दूसरे की अपेक्षा प्राथमिकता देना। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक विभाजन का शोषण करना। क्या मतलब हुआ इसका? अरे भाई, अनुचित उपयोग करना किसका? धार्मिक रूप से विभाजन करके, लोगों को धार्मिक रूप से अलग अलग करके, जैसे अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल्स की नीति अपनाई थी। ठीक है ना, डिवाइड एंड रूल्स की नीति अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो की नीति। क्या थी वो? यही तो थी धार्मिक विभाजन का शोषण। उसी प्रकार से धार्मिक या सांप्रदायिक संघर्ष और तनाव पैदा हो सकता है। ये तीन की एस्पेक्ट है, इनको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। विशेषताओं की बात करते हैं। पहचान की राजनीति, सांप्रदायिकता की विशेषता क्या है? और मैं आपको पहले बता चुका हूं, विशेषता सिर्फ जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, विशेषताएं नेगेटिव भी हो सकती है ना। महत्व ओनली पॉजिटिव होते हैं। विशेषताएं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। पहचान की राजनीति, सांप्रदायिकता अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक या जातीय पहचान का शोषण करती है। इसी तरह से ध्रुवीकरण, ये भी मैं इसी सेशन में पढ़ा चुका हूं। ध्रुवीकरण क्या होता है? अरे सामाजिक और राजनीतिक विभाजन इसके माध्यम से हो सकता है। अरे समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, यही तो ध्रुवीकरण है। अलग अलग गुटों में बढ़ जाना समाज का, यही ध्रुवीकरण कहलाता है। तीसरी विशेषता सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक राजनीति के परिणाम स्वरूप
धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और पूर्वाग्रह हो सकता है। तो ये प्रमुख इनकी 3 विशेषताएं कही जा सकती है। किसकी? सांप्रदायिकता की। अगला पॉइंट है आपका अल्पसंख्यकों की राजनीति। अल्पसंख्यक तो समझते हैं ना, किसी देश में अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सांप्रदायिकता के आधार पर कर सकते हैं, धर्म के आधार पर बात कर सकते हैं। किसी एक धर्म विशेष के लोग बहुत ज्यादा है और किसी धर्म के लोग बहुत कम है। ऐसा मान लीजिए, सर भारत की बात करें, भारत में मान लेते हैं हम कि 4 धर्म हैं, 4 धर्मों को मान कि 4 धर्म हैं, उनमें से एक धर्म ऐसा है जिसके लोग 80% लोग किसी एक धर्म के हैं। मैं किसी धर्म का कुछ नाम नहीं लूंगा, सिर्फ समझने से मतलब है ना यार, किसी का प्रचार थोड़ी ना करना अपन किसी चीज का, ठीक है ना, वो सब अलग अलग बातें हैं। तो किसी का प्रचार ना करते हैं, वो सिर्फ समझ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं भारत में 4 धर्म है, एक धर्म के लोग है 80%, दूसरे धर्म के लोग है 5 या 6%, तीसरे धर्म के लोग हैं उनमें से 7-8%, और चौथे धर्म के लोग हैं उनमें से लगभग 12-13%। ठीक है, तो इसमें से अल्पसंख्यक कौन होंगे? तो अल्पसंख्यक वो होंगे जो सबसे कम होंगे, है ना। जहां पर अपने दूसरे धर्म की बात की थी, जहां पर 4 या 5% लोग थे, तो वो धर्म के आधार पर कम हुए, तो वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हुए। लेकिन अगर हम यहीं पर कह दें जाति पर आधारित अल्पसंख्यक या किसी समुदाय पर आधारित अल्पसंख्यक, तो राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा नीचे आइए, राज्य में आ जाइए। राज्य में बात करें तो राज्य में क्या धर्म के स्तर पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या पेशे के रूप में भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, किसी जाति के अल्पसंख्यक हो सकते हैं, किसी जाति विशेष के लोग बहुत ज्यादा रहते हो, किसी जाति के लोग बहुत कम रहते हो, वो भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, किसी एक भाषा को बोलने वाले लोग बहुत सारे हो और किसी दूसरी भाषा को बोलने वाले लोग बहुत कम हो, तो भाषाई अल्पसंख्यक कहलाएंगे। बात समझ आई ना? अल्पसंख्यक मतलब कि किसी देश में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में लोगों की कम जनसंख्या, अन्य लोगों की अपेक्षा कम जनसंख्या, वही अल्पसंख्यक कहलाते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। अल्पसंख्यकों की राजनीति का तात्पर्य एक बहुसंख्यक आबादी के भीतर, बहुसंख्यक आबादी मतलब अधिक आबादी वाले लोगों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों की राजनीतिक गतिविधियां, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यकों की राजनीति का मतलब क्या हुआ? किसी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की गतिविधियां, अल्पसंख्यक लोगों की गतिविधियां। कौन सी गतिविधियां? तो ये तो आपको याद ही, राजनीतिक गतिविधियां। राजनीतिक गतिविधियां मतलब क्या? अरे शासन चलाने की कोई नीति होगी, ठीक है ना, कोई अन्य नीतियां जो उस समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई हो, या किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया अल्पसंख्यकों की राजनीति कहलाएगी। अल्पसंख्यक समुदायों को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जातीय आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, सांस्कृतिक समूह के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जो बहुसंख्यक समूह की तुलना में संख्या के रूप में या संख्या में कम होते हैं, वही अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो बात समझ आई आप लोगों को? भाई अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हुए राजनीतिक प्रक्रिया का संचालित होना ही अल्पसंख्यकों की राजनीति कहलाती है। क्लियर? इन अल्पसंख्यक समुदायों के अक्सर अलग अलग हित होते हैं, चिंताएं होती है, समस्याएं होती है, जरूरतें होती है, और वे उन्हें संबोधित करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में भाग भी लेते हैं। कौन? अल्पसंख्यक। भाई क्यों नहीं लेंगे यार? हर एक की, भले अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, उनकी भी तो आवश्यकताएं होती है, उनके भी तो हित होते हैं, समस्याएं होती है। तो समाधान कहां मिलेगा? समाधान मिलेगा राजनीति में, तभी तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं वो, है ना। और इसीलिए तो क्षेत्रीय दल बनकर के उभरते हैं। क्षेत्रीय दल क्यों बनते हैं? इसीलिए तो बनते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्लियर है? तो भारत सहित कई लोकतांत्रिक देशों में अल्पसंख्यक समुदाय राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं और ऐसी नीतियों की वकालत करते हैं जिनसे सरकारी निकायों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। तो ऐसे अल्पसंख्यक लोग क्या करते हैं? क्षेत्र के आधार पर राजनीतिक दल बनाएंगे, उस राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व देने के लिए उसको, है ना, प्रतिनिधित्व किसका? भाई उनकी प्रतिनिधित्व सरकार में, इसलिए ताकि वो अपनी आवाज उठा सके,
वो क्षेत्र के अल्पसंख्यक लोग अपनी आवाज उठा सके, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। अल्पसंख्यकों की राजनीति समावेशिता, समान प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के निकट होती है। तो उनकी जो भी नीतियां होती है अल्पसंख्यकों की, या ऐसा कहें कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों का बखान करते हैं, वकालत करते हैं, उनकी नीतियां किस प्रकार की होगी? भाई समान प्रतिनिधित्व की नीतियां होगी, समानता की बात करेंगे, वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसी नीतियां वो बना के लाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात करते हैं इसके प्रमुख कुछ एस्पेक्ट्स की, जो कि एग्जाम के लिए समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है ये बिंदु। 3 पॉइंट तो है, ये 3 पेज से कम नहीं है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और हितों की रक्षा और संवर्धन के प्रयास। क्या किया जाता है इसके माध्यम से? राज्य अल्पसंख्यकों की राजनीति के माध्यम से क्या किया जाता है? तो अल्पसंख्यक जो समूह होते हैं उनके अधिकारों की और उनके हितों की रक्षा करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा राजनीति और शासन में अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अल्पसंख्यक लोगों का हित सर्वप्रथम रखा जाता है इन राजनीति और शासन में। किसके माध्यम से? उन क्षेत्रीय दलों के माध्यम से। इसके अलावा ऐसी नीतियों की वकालत करना जो अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को संबोधित करती हो। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने विभिन्न एस्पेक्ट्स के माध्यम से, कई पॉइंटों के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास किया। राज्य की राजनीति और अलग अलग क्षेत्रों में, सांप्रदायिकता के क्षेत्र में, धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में, अल्पसंख्यकों की राजनीति के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में हमने अलग अलग समझने का इसको प्रयास किया है। मेरे दोस्त एक बार इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका पीडीएफ नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, उसको अच्छे से एक बार रिवीजन लगा लेना। ये टॉपिक गारंटी के रूप में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, 100% कवर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला टॉपिक होने वाला है कृषि राजनीति। मैं अनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि जब भी अनाउंस करता हूं ना तो क्लास डिले हो ही जाती है। अगली क्लास में कब होगी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उम्मीद कोशिश यही रहेगी कि क्लासेस कंटिन्यू रहे। कृषि राजनीति अगला टॉपिक होगा हमारा लेक्चर नंबर 13 के रूप में। ठीक है? अभी तक 12 लेक्चर आज कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, मिलेंगे अगले सेशन में। तो थोड़ा सा सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट की भी आवश्यकता है। वैसे तो काफी सपोर्ट में आप लोगों से मिल रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेशन को कंटिन्यू देखते हैं लेकिन सेशन को लाइक करने में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, उनको शायद अंगूठे में दर्द रहता हो। इसके अलावा सब्सक्राइब भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है। यकीन मानिएगा, मैं आपको इन्हें अभी डेटा एनालाइज किया था चैनल का, तो उसमें मैंने देखा है लगभग 1 करोड़ लोग देख रहे हैं सेशन को, है ना। 1 करोड़ लोग कम से कम सेशन को देख रहे हैं। उनमें से 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। अभी पर मंथ के जो व्यूज आ रहे हैं ना, वो व्यूज हैं मेरे 1 से 1.5 करोड़, मतलब कि 1 से 1.5 करोड़ लोग देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सब्सक्राइबर कितने हैं? लगभग 1,26,000, समझिएगा। और उनमें से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यू सेशन देख रहे हैं, कंटिन्यू आते क्लासेस में किसी सब्जेक्ट को लेकर के। तो यार सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है भाई, जुड़ जाइए ना हमारे साथ में, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी संख्या अधिक दिखती है ना। तो आपके जुड़ जाने से ऐसा नहीं है कि हमें कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मिल भी जाएगा तो यार आप इसको तो देख ही रहे ना, क्या लिखा हुआ है, फ्री एजुकेशन प्रोग्राम। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं, इसको कर रहे हो आप, फ्री एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हो। क्या जाता है, हम इतनी मेहनत करते हैं इस फ्री एजुकेशन इस प्रोग्राम के लिए, थोड़ा सा सहयोग आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है ना? तो क्या कहना चाहता हूँ तो समझ लीजिए, बार बार नहीं कहता हूं मैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।